हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस्पायर एकेडमी। आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो स्टैंडर्ड 10 का आपका फिजिक्स का लास्ट चैप्टर हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट टॉपिक क्या है यहाँ। फर्स्ट है मैग्नेट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हम लोग मैग्नेट के बारे में पहले जान लेते हैं। सो मैग्नेट क्या है? अ सब्सटेंस व्हिच अट्रैक्ट स्मॉल pieces of iron and always points in north south direction when suspended freely is known as magnet। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको सपोज कोई भी चीज मिल रहा है, कोई भी चीज मिला, एक छोटा सा टुकड़ा एक किसी पत्थर के जैसा, ठीक है, और आप उसे एक थ्रेड से हैंग करते हैं। ठीक, तो जब इसे हम लोग हैंग करेंगे थ्रेड से, फ्रीली सस्पेंडेड करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि जो अर्थ के अकॉर्डिंग जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, उसके पार्ट में ये मूव करके हमेशा सेम उसी डायरेक्शन में आ जाता है। ठीक है, रोटेट करने के बाद अगर हम लोग इसे फ्री छोड़ते हैं तो ये रोटेट होते हुए घूम फिर के वापस जिस डायरेक्शन में नॉर्थ शो कर रहा था उसी डायरेक्शन में नॉर्थ फिर से शो कर रहा है, जिस डायरेक्शन में साउथ है हमारा अर्थ का उसी डायरेक्शन में साउथ पार्ट शो करता है। आप कितनी बार भी करो। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग मैग्नेट रखे, मैग्नेट बोला गया, जो किसी अनदर सिमिलर प्रॉपर्टी वाले सब्सटेंस को, मटेरियल को अट्रैक्ट करे, तो मैग्नेट मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है। सो ऐसे कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है मैग्नेट का, कि मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं, सपोज ये नॉर्थ पोल हो गया और इधर साउथ पोल है, सो ये हमेशा जियोग्राफिकली अगर हम लोग देखें तो उसके एंड पॉइंट पे डिपेंड करता है। एंड पॉइंट पे किसी भी शेप का आपके पास अगर बॉडी है, कोई एक ऑब्जेक्ट ले लिए जिसकी शेप कुछ इस तरह, सो ज्योग्राफिकली इसका सबसे मैक्सिमम लेंथ जिस पार्ट पे होगा उस लेंथ के रेस्पेक्ट में उसमें नॉर्थ और साउथ पोल डेवलप होता है। ठीक है, सेकेंड पार्ट, अगर आपने इसे ब्रेक कर दिया, क्या किया हम लोग, इसे आपने ब्रेक कर दिया, तो ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। जब ये टू पार्ट्स में डिवाइड होगा तब हम लोग बोलेंगे कि ये जो ब्रेक हुआ है ये फिर से टू डिफरेंट पोलैरिटी में फॉर्म कर जाएगा ज्योग्राफिकली, फिर इसका लेंथ वाइज नॉर्थ से साउथ यहाँ और फिर यहाँ पर नॉर्थ टू साउथ फॉर्म कर जाता है। मीन्स आप जितना पार्ट्स में आप ब्रेक करोगे मैग्नेट को, अगर कोई लार्ज मैग्नेट है हमारे पास नॉर्थ टू साउथ, जिसे आप थ्री स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर देते हो, तो फिर इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ फॉर्म कर जाएगा। ठीक है, सो ये होता है मैग्नेट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। सो प्रॉपर्टीज में क्या क्या बोला गया है? पोल्स ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के पास पोल होता है, द एंड ऑफ अ मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक इफेक्ट इज मैक्सिमम, और इस एंड पोल के पास मैग्नेटिक इफेक्ट मैक्सिमम होता है। ठीक है, आर कॉल्ड द पोल्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट है टू पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, डायरेक्ट directional property, when a magnet is suspended freely, it always comes to rest in north and south direction, north south direction, जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि हाँ किसी भी मैग्नेट को फ्रीली हम लोग सस्पेंड करेंगे तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाएगा। जो डायरेक्शन मैग्नेट का एक प्रॉपर्टी, आप किसी भी अनदर मटेरियल को आप रखोगे तो वो उस तरह का फॉर्म नहीं करेगा जो हमेशा नॉर्थ और साउथ में ही जाए, पोजीशन चेंज नहीं कर पाता है। अट्रैक्शन और रिपल्सन इन मैग्नेट, मैग्नेट की एक खासियत है कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों रखता है अपने पास। ठीक है, कैसे? द मैग्नेटिक पोल एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, नेक्स्ट है मैग्नेटिक पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। यहाँ पर हम लोग देखें कि हमेशा ये पेयर के फॉर्म में ही है। नॉर्थ साउथ आप इसे थ्री डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक करते हो तो भी ये नॉर्थ साउथ ही हो रहा है, तो हमेशा पेयर में ही इसके पोल्स होंगे। ऐसा नहीं कि आपने इसे कट कर दिया था तो फिर सिर्फ नॉर्थ ही होता साउथ ना होता, ऐसा नहीं होता। ठीक है, नाउ रिपल्सन इज श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म।
अगर आपको मैग्नेट चेक करना है कि सामने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो मैग्नेट है या नहीं, तो उसे अगर आप मैग्नेट के क्लोज लाओगे, तो अगर ये आयरन पीस है तो ये उसे अट्रैक्ट कर लेगा। अगर ये आयरन पीस नहीं है और ना मैग्नेट है तो ये उसे न अट्रैक्ट करेगा ना रिपेल करेगा। बट अगर ये मैग्नेट है तो ये अट्रैक्ट करेगा, तो अपोजिट साइड से रिपेल भी कर सकता है। तो मैग्नेट होने का एक कंडीशन होता है कि अगर मैग्नेट के क्लोज में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लेके आया जाए और वो रिपेल कर रहा होगा, मीन्स वो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैरी करता है, वो भी एक तरह का मैग्नेट होगा। ठीक है, so ये थे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि इफेक्ट, करंट का इफेक्ट कैसे हुआ। तो ऑस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन बताया। उनके एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग बोला गया कि एक वायर लेते हैं, एक्स वाई एक कंडक्टर है वायर, उसके हम लोग एक क्लोज सर्किट यहाँ पे देख रहे हो कि एक सेल यहाँ पे कनेक्ट किए, रेजिस्टेंस है, की है और एक वायर है जिससे करंट पास कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पर एक कंपास लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, अब मैग्नेटिक कम जैसे ही हम लोगों ने करंट सप्लाई दिया वायर को, इस वायर में जैसे ही करंट आई इन किया, वैसे ही ये जो हमारा मैग्नेटिक कंपास है उसमें डिफ्लेक्शन शो होना चालू हो गया। जब हम लोगों ने फिर जो पॉजिटिव टर्मिनल था उसको नेगेटिव बनाया और नेगेटिव को पॉजिटिव बना करके अपोजिट जब किया, तो फिर डायरेक्शन जो है, मीन्स वायर में करंट की डायरेक्शन अपोजिट करते हैं। क्या देखो, पॉजिटिव से इस तरह से मूव कर रहा है और यहाँ पर तो हमारा जो मैग्नेट है, मैग्नेटिक कंपास, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसमें करंट का फ्लो के को रेस्पेक्ट में डिफ्लेक्शन शो होने लगेगा। सो बोला जा रहा है कि जब आपने करंट का डायरेक्शन चेंज किया, करंट का डायरेक्शन आपने जैसे ही चेंज किया, नॉर्थ पोल की जो कंपास थी उसमें शो अपोजिट, करंट का डायरेक्शन साउथ की तरफ हो गया, करंट का डायरेक्शन साउथ की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट में कोई ना कोई रिलेशन है। Astrid show that electricity and magnetism are related to each other. His research later used in radio television, जिसका इम्पैक्ट आज हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो स्पीकर में रेडियो काम करता है आपका, टेलीविजन भी उसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। आज की दुनिया में तो बहुत सारी चीजें इस पे भी वर्क कर रही है। ठीक है, तो बस इनका एक्सपेरिमेंट ये था कि वायर से करंट पास किया गया तो मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन शो हुआ, और फिर जब उन्होंने करंट का डायरेक्शन चेंज किया तो डिफ्लेक्शन भी अपोजिट डायरेक्शन में शो होने लगा, जिससे यह पता चला कि दोनों एक दूसरे के डिपेंड करता है। अब है मैग्नेटिक फील्ड। अब कोई चीज अट्रैक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके सराउंडिंग में कोई चीज आ रहा होगा और सराउंडिंग रीजन को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं। तो अगर कोई मैग्नेट है हमारे पास, तो इस मैग्नेट के सराउंडिंग पार्ट पे नियर अगर कोई चीज आती है और उसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली उस एरिया रीजन को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि वो मैग्नेट का फील्ड होगा। सो इट इज the region surrounding a magnet in which force of magnet can be detected, magnetic force जहाँ डिटेक्ट किया जाए। It is a vector quantity having both direction and magnitude, ये एक वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास दोनों होता है, डायरेक्शन भी और एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कंपास नेडल की बात करें तो कंपास नेडल देखो मैग्नेट के अकॉर्डिंग निडल कंपास जो होता है ना,
वो ऐसा होगा, नॉर्थ साउथ, इसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होगा। ठीक है, अब ये निडल कंपास मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में ये डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, इट इज अ स्मॉल बार मैग्नेट whose north end is pointing towards north pole, north end किधर पॉइंट कर रहा, नॉर्थ पोल तरफ, and south end is pointing towards साउथ पोल ऑफ अर्थ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है? सो ये एक तरह का द टेंजेंट टू दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट अ पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक ऐसा इमेजिनरी लाइन है जिसमें आप किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो टेंजेंट आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को हम लोग फाइंड करने के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोग इमेजिनरी लाइंस बनाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को बी से, कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हेंस अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज अ पाथ along which a hypothetical free north pole tend to move towards south। मीन्स एक ऐसा पाथ है मैग्नेटिक फील्ड जहां पर नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव करता है। ठीक है, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ जाता है। दोनों में अब आते हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। दो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोले तो द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड follow a curved path, enter the south pole and reach back to the north pole moving inside the magnet। मीन्स मैग्नेट अगर हम लोग एक ले लेते हैं जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोला जा रहा है कि नॉर्थ से आउट होगा, परपेंडिकुलरली आउट होगा हमेशा। ठीक है, हमेशा परपेंडिकुलरली आउट होगा और फिर ये सम डिस्टेंस में कर्व होना चालू हो जाएगा और कर्व होते हुए फिर परपेंडिकुलरली इन कर जाएगा साउथ पोल पे और साउथ पोल से फिर ये मूव करता हुआ चला जाएगा नॉर्थ पोल पे। तो बोला गया है कि ये आउटसाइड द मैग्नेट ये कर्व पाथ होता है बट इनसाइड द मैग्नेट इट इज पैरेलल। इनसाइड द मैग्नेट इट इज पैरेलल। नॉर्थ टू साउथ। ओके, जिस वजह से हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर सॉरी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है वो एक क्लोज्ड लूप है, whereas इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर नॉट क्लोज्ड लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो क्लोज्ड लूप फॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, टू लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं कर सकते। अब बोलोगे कैसे? क्योंकि अगर आप किस सपोज दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इस तरह का कर्व है और ये दोनों इंटरसेक्ट करता है, तो आप अगर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आपको चेक करना है कि हाँ उस एग्जैक्ट क्रॉस सेक्शन पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, अगर आप मैग्नेटिक कंपास भी रख करके अगर आप चेक करने जाओगे तो कंपास तो किसी एक ही डायरेक्शन में शो करेगा, आइदर सेकेंड और फर्स्ट। अगर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो आइदर सेकेंड में जाएगा या फिर फर्स्ट पे जाएगा, दोनों में से किसी एक में होना होगा। तो दोनों में एक साथ हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है मैग्नेटिक कंपास को। अगर हम लोग देखें तो नॉर्थ टू साउथ में, जिस वजह से हम लोग बोलते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा अगर इंटरसेक्ट करता तो दो अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो जाता, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसलिए बोला गया है कि टू लाइंस ऑफ फोर्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इफ दे एवर डिड सो,
there would have been two tangent at the point of intersection. जस्ट हम लोग बिफोर डिस्कस किए कि जो टेंजेंट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए किया जाता है। तो अगर आप उस पॉइंट पे टू टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टू डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, जो कि बोला गया कि एक ही सिंगल पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड का, दैट इज टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट वन पॉइंट विच इज इम्पॉसिबल, दैट्स व्हाई इट इज इम्पॉसिबल। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है near the magnetic pole where the field is strong, the lines of force are closer. Going away from the pole, the field becomes weaker and the lines becomes rarer. Thus, large the number of lines of force at a given point, stronger is the magnetic field at that point. बोला जा रहा है कि अगर कोई हमारे पास मैग्नेट है तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो नियर द पोल काफी क्लोज होते हैं, तो नियर द पोल में स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगा, बट आप पोल से जितना दूर जाओगे आपका स्ट्रेंथ उतना वीक होते जाएगा। ठीक है, इनसाइड तो पैरेलल है ही। तो नॉर्थ से साउथ जब हम लोग जाएंगे तो बोला जा रहा है नियर द पोल, इस पार्ट पे अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेगा आपको, और उसी अमाउंट ऑफ एरिया में लेस अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेगा। जब ये फार डिस्टेंस पे जाता है तो इनके बीच में जो गैप है वो भी इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी वीक होने लगती है with compared to near the pole. Okay, now magnetic field lines due to current through a straight conductor. अब किसी एक वायर में, अब ये तो हमें पता चल गया कि किसी भी वायर में आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म करता है। ठीक है, बट वो मैग्नेटिक फील्ड एक स्ट्रेट वायर में अगर करंट पास करेंगे तो किस तरह का फॉर्म करेगा। तो हम लोग देखो यहाँ पर बोलते हैं कि करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर कंडक्टर हैज मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। जो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म करेगा वो कंसेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म करेगा अराउंड इट। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर कैन बी शोन बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का फॉर्म कर रहा है उसको शो करने के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थ्रू फॉर्म करते हैं। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक वायर है जिसे हम लोग कनेक्ट किए हैं की से, सेल से आर्मीटर यहाँ लग गया और फिर यहाँ रियोस्टेट है। तो जो इसमें करंट आई जब पास करेंगे इस स्ट्रेट वायर में तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म करेगा, जो स्मॉल आयरन पीस को इस कार्डबोर्ड के ऊपर रखते हैं। कार्डबोर्ड लिए और इस कार्डबोर्ड के ऊपर आप रखोगे तो उसमें कंसेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म करने लगेंगे, गैप आने लगेंगे सारे स्मॉल आयरन पीसेस के बीच में, जिससे हम लोग को ये पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा इसमें सर कंसेंट्रिक सर्कल्स की जैसा होगा। तो इसमें डायरेक्शन किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, तो डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए फिर हम लोग राइट हैंड रूल निकाले, दैट इज आल्सो नोन एज स्क्रू रूल। जिसमें देखो यहाँ हैंड देख रहे हो, हैंड से करंट के डायरेक्शन में थंब को रखते हैं और हमारा फोर फिंगर से ऐसे रोटेट होगा। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में ये रोटेट हो रहा है उसमें जो टेंजेंशियल डायरेक्शन होता है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम लोग इस डायरेक्शन ऑफ करंट इस डायरेक्शन में इसे रोटेट कर रहे हैं तो हमारा टेंजेंट इस तरह का होगा। किसी पॉइंट पे जाओगे तो ऐसा आपको मिलेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके का फॉर्म करेगा। ठीक है, वही करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती तो फील्ड लाइंस अपोजिट डायरेक्शन हो जाता। तो किसी स्ट्रेट वायर में आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा वो राइट हैंड थंब रूल
के अकॉर्डिंग उसके डायरेक्शन को फाइंड करते हैं और वो कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। ठीक है, इसमें वही बोला गया है, इट इज अ कन्वीनियंट वे टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद करंट कैरिंग कंडक्टर hold the straight wire carrying current in your right hand such that thumb pointed towards the direction of current। thumb को करंट के डायरेक्शन में हम लोग को रखना है, ठीक है, राइट हैंड का। then your folded finger around the conductor will show the direction of magnetic field। folded finger, ये जो फिंगर फोल्ड कर रहे हैं इसका डायरेक्शन हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। Now magnetic field due to current through a circular loop। अब देखो किसी एक वायर में अगर आप देख रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके सराउंडिंग में कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं, है ना। सो अगर इसी वायर को अगर आप टर्न करते हो, वायर को आपने टर्न कर दिया, सो इसमें जो पार्ट है एक सिंगल वायर के देखें तो वो तो कंसेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म करेगा। सिमिलरली इस पॉइंट पे देखें तो वो भी अपना कंसेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म कर रहा होगा। अगर इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे भी देखोगे तो सबका अपना अपना कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे, किसी पॉइंट पे अगर आप लेते हो तो, क्योंकि वो वहां से कंसेंट्रिक सर्कल्स ही फॉर्म करता है। किसी सिंगल वायर, इसे जब हम लोग हाइट से परपेंडिकुलरली जब हम लोग इसको देख करके मेजर करते हैं तो ये एक बार मैग्नेट की तरह होगा, बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट, जिसमें एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होगा, ठीक है। तो बोला गया है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। इसमें बोला जाता है कि एवरी पॉइंट ऑन द वायर कैरिंग करंट गिव राइज द मैग्नेटिक फील्ड will rise the magnetic field appearing as straight line at the center of the loop। लूप का जो सेंटर है वहां से ये स्ट्रेट लाइन की तरह वायर का ये फॉर्म करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा। देखो यहां से आप देखोगे तो जितना स्ट्रेट लाइन से अगर पी पॉइंट पे डिस्टेंस पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देते हैं तो कंसेंट्रिक सर्कल उसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग फॉर्म करता। सिमिलरली ये कर्व है तो इसका सेंटर अगर डिस्टेंस हम लोग ले ले तो सेंटर है तो सभी से ये परपेंडिकुलरली डिस्टेंस पे अगर देखें तो ये उसके अकॉर्डिंग कंसेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म कर रहा है, ठीक है। बाय अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग वी कैन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एवरी सेक्शन ऑफ द वायर। स्मॉल स्मॉल सेक्शन भी अगर आप लेते हो वायर का, यहां से लेके यहाँ एक सेक्शन, सारे सेक्शन में अगर आप स्क्रू रूल फॉलो करोगे मींस राइट हैंड थंब रूल फॉलो करते हो तो ये हमारा उस सेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करके देगा, ठीक है। अब क्या है कि हम लोग स्ट्रेट वायर और कॉइल को देखें जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स जब हम लोग बढ़ा देते हैं तो ये बन जाता है हमारा सोलेनॉइड, ठीक है। सोलेनॉइड क्या है? अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स, ऐसा कॉइल जिसमें बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स होंगे, of insulated copper wire wrapped closely in the shape of a cylinder के शेप में is called solenoid, जिसे हम लोग सोलेनॉइड बोलते हैं। अब ये सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसा फॉर्म कर रहा होगा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड। तो यहाँ देखो आप डायरेक्शन देख सकते हो कि मैग्नेटिक ये हुआ हमारा एक सोलेनॉइड, जिसे सोलेनॉइड हुआ ये पार्ट, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, कॉइल हो गया। और इसी कॉइल को हम लोग फिर यहाँ पर कनेक्ट करते हैं कनेक्टिंग वायर से बैटरी, ताकि उसमें करंट हम लोग दे सके, ठीक है। तो जैसे ही आप करंट दोगे ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, ठीक है।
जिसमें इसका एग्जैक्टली मैग्नेट की तरह मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म करेगा, जिसमें एक पोल नॉर्थ होगा और एक पोल साउथ होगा, जिसमें नॉर्थ टू साउथ इसमें मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म कर रहा होगा, सेम एज बार मैग्नेट। ठीक है, तो बोला जाता है कि यूजिंग राइट हैंड थंब रूल वी कैन ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हम लोग पैटर्न हम लोग फॉर्म करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। अराउंड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड बिहेव एज अ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, एक एंड नॉर्थ पोल होगा और एक एंड साउथ पोल होगा। ठीक है, अब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, किस पार्ट पे नॉर्थ पोल फॉर्म कर रहा है और साउथ पोल फॉर्म कर रहा है, तो उसके लिए बोला गया क्लॉक रूल। क्लॉक रूल इसमें बोला गया कि अगर आपका कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल होगा एंटी क्लॉक, और क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जो उसमें कॉइल की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और करंट उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो वहां पर साउथ पोल फॉर्म कर रहा है, और जब एंटी क्लॉकवाइज करके करंट मूव इन कर रहा हो तो वो नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, now the field lines inside the solenoid are in the form of parallel straight line, that implies that magnetic field inside the solenoid is same at all points, field is uniform। अब अगर बोला जाए कि इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा है, तो वो सारे पैरेलल होते हैं एक दूसरे से। पैरेलल होने की वजह से क्या होगा कि सभी के इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। क्या है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म हो जाएगा उसके इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड। आउटसाइड में हम लोग देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म कर रहा होगा, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। नाउ अब ये जो हमारा सोलेनॉइड है ये किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, तो हम लोग बोलते हैं कि ये नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा, क्योंकि कॉइल जितना लेंथ ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतना ज्यादा हो जाता है। So the strength of magnetic field produced depends upon the number of turns, strength of current in the solenoid used in making solenoid। क्योंकि करंट और मैग्नेटिक फील्ड में अलग रिलेशन अपना आपस में डिपेंडेंट होते हैं, तो अगर आप करंट का वैल्यू इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, अभी तक तो हम लोग सोलेनॉइड के बारे में जाने कि हाँ कॉइल को हम लोग टर्न करते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स को अरेंज करते हैं तो हम लोग एक सोलेनॉइड फॉर्म करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है कि ये जो हमारा सोलेनॉइड था, इस सोलेनॉइड के अंदर सोलेनॉइड के अंदर जब आप कोई बार आयरन पीस इनबिल्ड करते हो इसके अंदर, तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो आयरन पीस है ये इनबिल्ड होके स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट का, सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है उसको बहुत हाईली इंक्रीज कर देता है। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जब हम लोग बनाते हैं सोलेनॉइड को, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए हम लोग इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ मैग्नेटिक मटेरियल, फॉर एग्जांपल सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन को हम लोग इसके इनसाइड इनबिल्ड करते हैं व्हेन इट प्लेस इनसाइड द कॉइल। तो सॉफ्ट आयरन जब इनबिल्ड होगा तब मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज करेगा। द मैग्नेट सो फॉर्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, इट इज अ टेम्पोररी मैग्नेट। ये एक तरह का टेम्पोररी मैग्नेट है, मींस टेम्पोररी इसलिए बोला जाए क्योंकि आप इसमें करंट दोगे तब ये मैग्नेटिक
फील्ड फॉर्म करेगा, करंट नहीं दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म नहीं करेगा। सेकंड चीज, जितना अमाउंट ऑफ करंट देंगे उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी फॉर्म करता है, स्ट्रेंथ भी हमारा डिपेंड कर जाता है, इसलिए इसे टेम्पररी मैग्नेट नहीं बोलेंगे। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक करंट एंड डिक्रीज विद डिक्रीज इन इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि मैंने अभी बोला, करंट को इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेंगे करंट तो डिक्रीज कर जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो इलेक्ट्रिक करंट पर डिपेंड करते हैं, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन डिस्टेंस एंड वाइस वर्सा। आप इससे जितना डिस्टेंस पे जाओगे, ये मान लीजिए और डिस्टेंस ज्यादा है, सो डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी उतना डिक्रीज करते जाएगा। ठीक है, वाइस वर्सा, जितना क्लोज जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी ज्यादा होगा। सेकेंड पार्ट, अगर किसी ने पूछा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एंड पे क्या होगा, सो याद रखना एंड पे यहाँ पर कर्व होता है और हाई स्ट्रेंथ नहीं होगा एज कंपेयर टू इनसाइड, क्योंकि यहाँ पर सभी लाइंस के बीच में पैरेलल्स नहीं होते हैं, ये गैप फॉर्म करने लगता है, आउटसाइड जैसे आने लगता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जब गैप फॉर्म करने लगेगा तो फिर इनके बीच में स्ट्रेंथ जो होगा उनका डिक्रीज कर जाता है। तो सोलेनॉइड में यहाँ पर अपोजिट थोड़ा सा हो जाएगा कि जो एंड है पोल्स वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कम होगा एज कंपेयर टू इनसाइड। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा पैरेलल होते हैं, नो टू फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करता, ये तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। नेक्स्ट है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब एक बात बताओ, हम लोग ये चीज देखें कि अगर करंट पास करते हैं किसी वायर में तो हम लोगों ने देखा कि जो है मैग्नेट जो है वो डिफ्लेक्ट कर गया। अब हम लोग स्टैंडर्ड 9 में आप लोग पढ़े होंगे कि लॉ ऑफ इनर्शिया, कोई भी चीज जिस पोजीशन में रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा, बट करंट के पास होने से मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट कर रहा है, मींस ऑब्वियसली कोई ना कोई फोर्स लगा होगा इस मैग्नेटिक कंपास को मूव करने के लिए थ्रू दिस करंट, वायर करंट आई। सो वही यहाँ पर आपका दिखाया गया है कि जब किसी वायर में करंट पास करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा, कब, जब उसे हम लोग किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो। ठीक है, सो यहाँ पर देखो एक मैग्नेट है, उसके बीच में एक हम लोग वायर रखे हैं, ए बी कंडक्टर रखे हैं, और इस कंडक्टर में हम लोग जब इसे करंट सप्लाई देते हैं इधर कॉइल के थ्रू इंड्यूस यहाँ पर दिया गया। ठीक है, तो करंट सप्लाई जब देंगे तो ऑब्वियसली अगर किसी कंडक्टर में करंट आएगा तो उसके सराउंडिंग में उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। हाँ, उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई अनदर मैग्नेटिक फील्ड इन कर जाता है, अब आप सपोज आपने मैग्नेट लाया तो मैग्नेट हमारा मैग्नेटिक कंपास लाया तो मैग्नेटिक कंपास का अपना मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक कंपास के लिए उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ टू साउथ, है ना। तो जब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में जब भिड़ेगा तो हम दोनों एक दूसरे को फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, तो कैसा होगा, तो बोला गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डायरेक्शन ऑफ करंट का परपेंडिकुलर होगा, और जो फोर्स होगा वो फोर्स भी दोनों के परपेंडिकुलर होंगे, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के अकॉर्डिंग। तो यहां पर हम लोग देखते हैं, सो कुछ पॉइंट्स हैं, जब किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा होगा और वो वायर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, सो द डायरेक्शन ऑफ एक्सर्टेड फोर्स, जो कंडक्टर में जो फोर्स आएगा
will be reverse if the direction of current through the conductor is reverse. मीन्स अगर आपने इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन चेंज किया तो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि आप करंट का डायरेक्शन चेंज कर रहे हो. नेक्स्ट बोला गया इफ टू चेंज इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड बाय इंटरचेंजिंग द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट. चलो मान लेते हैं कि ये नॉर्थ पोल साउथ पोल था, हम लोग इसका पोलैरिटी चेंज किए, मीन्स पोल्स को हम लोग इंटरचेंज किए. तो जब आप पोलैरिटी चेंज करते हो, नॉर्थ पोल साउथ पोल को इंटरचेंज करते हो, तब भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो अपोजिट हो जाएगा. ठीक है, will change, direction of exert force will change. Therefore the direction of exerted force depends on, किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड करता है और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे. अब यहाँ पे फोर्स और फील्ड और करंट के डायरेक्शन के बीच में आपका एक रिलेशन है जिसे हम लोग लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग करते हैं. लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल बोला गया है. ठीक है, जिसमें बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल stretch thumb, forefinger and middle finger of your left hand such that they are mutually perpendicular to each other. तीनों एक दूसरे पे perpendicular होने चाहिए. If forefinger represent direction of magnetic field, if it is our direction of magnetic field, and middle finger represent the direction of current, if it is so the direction of electric current, then the thumb will point in the direction of मोशन. थंब किस डायरेक्शन में होगा? जिस डायरेक्शन में कंडक्टर मूव कर रहा है. मीन्स ये वायर जो हम लोग यहाँ इमेज में देखें वो जिधर मूव कर रहा था, ये जिस डायरेक्शन में मूव करेगा. ठीक है, एक्टिंग ऑन द कंडक्टर. कंडक्टर पे फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? तो थंब के डायरेक्शन में हमारा फोर्स एक्ट करेगा. ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर, करंट, मिडिल फिंगर और थंब का जो डायरेक्शन है वो मोशन ऑफ बॉडी हो जाएगा या फिर डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट है, अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कितने टाइप के होते हैं? तो दो टाइप के होते हैं. एक होता है आपका डायरेक्ट करंट, एक होता है अल्टरनेटिंग करंट. क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट. तो अभी तक हम लोग जितने भी बातें की, आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़े, उसमें भी सारा डायरेक्ट करंट पे ही हम लोग सारा चीज डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सेल यूज कर रहे थे और बैटरी यूज कर रहे थे. सेल और बैटरी आर द सोर्सेज ऑफ डायरेक्ट करंट. बट अल्टरनेटिंग करंट का इन्वेंशन कब हुआ? जब इलेक्ट्रिक जनरेटर आया, विच जनरेट द अल्टरनेटिंग करंट. ओके, इसमें बोला गया कि इस इलेक्ट्रिक जनरेटर इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक जनरेटर. ओके, जिससे हमारा अल्टरनेटिंग करंट जनरेट होता है. अब अल्टरनेटिंग करंट क्या है और डायरेक्ट करंट क्या है? देखो, डायरेक्ट करंट बोला गया कि जिसकी डायरेक्शन ना चेंज होती है, जो यूनिडायरेक्शनल है, जिस डायरेक्शन में जा रहा. फॉर एग्जांपल बैटरी, अगर आप बैटरी लेते हो और बैटरी को कनेक्ट करते हो, एक पाथ इलेक्ट्रिक सर्किट हम लोग देखते हैं, तो इसमें जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग करंट आई जा रहा होगा. ठीक है, अगर ये सेल है तो इसमें करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव ही होगा. आप कुछ भी कर लीजिए, अगर रेजिस्टेंस का ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, करंट की डायरेक्शन ए टू बी ही होगी हमेशा. ठीक है, और अगर आप डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो तो आपको सेल की पोलैरिटी को चेंज करना होगा. मीन्स जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव और जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव. ठीक है, ए और बी.
तो इसमें करंट किधर फ्लो कर रहा होगा, इसमें करंट इधर से फ्लो करेगा, V2A जाएगा। तो डायरेक्शन तो आप चेंज करोगे, लेकिन उसके लिए आपको सेल को भी आपका डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सेल की पोलैरिटी चेंज करनी होगी बैटरी की। बट तो ये था आपका डीसी करंट, जिसमें बोला गया कि एक बार जो करंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, वो करंट हमेशा उतना ही अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करते रहेगा। मींस डायरेक्ट करंट, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बट अल्टरनेटिंग करंट का बात करें तो अल्टरनेटिंग करंट चेंज द डायरेक्शन पीरियडिकली आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरवल में इसकी डायरेक्शन चेंज होगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो किसी कंडक्टर में सेम सर्किट ले रहे हैं, बस बैटरी हटा करके हम लोग एसी सोर्स ले रहे हैं। क्या लिए, एसी सोर्स। ठीक है, अब ये एसी सोर्स में क्या होगा कि करंट आई जब फ्लो कर रहा है एसी से, तो ये अल्टरनेटिंग करंट है। इट मींस कि जो पोलैरिटी है पॉजिटिव और नेगेटिव, वो हमेशा फिक्स नहीं है, हर एक इंटरवल पे चेंज होते जा रहा। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि सपोज यहाँ पे ए ले लेते हैं और बी ले लेते हैं। सो करंट ए टू बी जाएगा। सेकेंड, उसी सर्किट में आपको पोलैरिटी चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि फर्स्ट हाफ साइकिल करंट अगर ए टू बी मूव करके इन करता है, तो अनदर हाफ साइकिल करंट फिर बी टू ए, बी टू ए फ्लो करते हुए वापस इन कर जाएगा। ठीक है, इसीलिए बोला गया। अच्छा, दूसरी बात कि इसमें जब करंट का जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है। यहाँ पर आप देखोगे ग्राफिकली तो बोला गया है ये टाइम हुआ और ये मैग्नीट्यूड हुआ अगर करंट का, तो हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट है वो एट टी इज इक्वल टू जीरो जीरो पर था, और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज किया ये इसकी वैल्यू भी जीरो से मैक्सिमम में गई, और मैक्सिमम में जाने के बाद फिर वो डिक्रीज होते हुए जीरो पे फिर आ गया। तो ये हुआ फर्स्ट डायरेक्शन। इसमें क्या हुआ कि करंट जो है ए टू बी जाके वापस फिर नेगेटिव टर्मिनल में इन कर गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, जिससे करंट जीरो से स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम वैल्यू होकर फिर जीरो हो गया। अब करंट फिर से आपका फ्लो करेगा, बट इस बार उसकी डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट होगी। जीरो से फिर मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा, जीरो से फिर से मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा, बट अब ये जो है अपोजिट जा रहा होगा, अपोजिट जाएगा, बी टू ए जाएगा करंट। तो क्या हो जाएगा, बी टू ए मूव करेगा। सो जो मैक्सिमम जीरो से अपना मैक्सिमम वैल्यू लेगा, मैक्सिमम से फिर जीरो हो जाएगा। तो ये आपका हो गया जीरो से मैक्सिमम, नेगेटिव मैक्सिमम यहाँ पे शो हो रहा है क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है इसीलिए, और फिर वापस वही आ जाएगा। सेम चीज अब ये हुआ, वन साइकिल इसका कंप्लीट होता है तो सेम चीज आपका फिर से रिपीट होने लगेगा। फर्स्ट हाफ साइकिल, फर्स्ट हाफ साइकिल, सेकेंड हाफ साइकिल। ठीक है, सो दोनों हाफ साइकिल लेके वन साइकिल कंप्लीट किया। अब वन साइकिल सेम चीज बार बार रिपीट होगा, इसीलिए इसे पीरियडिकली बोला गया। एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में ये रिवॉल्व करते रहेगा, मींस अपना पोलैरिटी चेंज करते रहेगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट, जिसमें डायरेक्ट करंट में हमेशा ग्राफ अगर देखें तो ये स्ट्रेट लाइन होता है, ये टाइम एक्सिस है, तो ये हुआ हमारा डायरेक्ट करंट, डीसी करंट। ओके, सो पोलैरिटी इसमें चेंज होगा नहीं, डायरेक्शन चेंज होता नहीं, अल्टरनेटिंग करंट में चेंज होता है, जिसमें वैल्यू जीरो से मैक्सिमम जाएगा।
मैक्सिमम, और यहाँ पर कांस्टेंट होता है। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा हमारा डायरेक्ट करंट की वैल्यू मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग। कुछ एडवांटेजेस हैं अल्टरनेटिंग करंट के, जैसे कि इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसमिटेड टू लॉन्गर डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। देखो, डीसी करंट का एक हमारा बेनिफिट डिमेरिट ये था कि डीसी करंट एक बैटरी को लेकर के आप कैरी कर सकते हो, वो तो ठीक है, बट आप डीसी करंट को लार्ज डिस्टेंस पे आप फ्लो नहीं करवा सकते। जो आप लोग देखे होंगे कि हाँ, हाई हाई बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स पोल्स में बने हुए हैं, जिसमें वायर बड़े बड़े दूर दूर डिस्टेंस से चले आते हैं। तो ये चीज सिर्फ और सिर्फ एसी में पॉसिबल था, डीसी में नहीं। यही एक एसी का एक एडवांटेज है। और जब हम लोग डीसी में करते हैं तो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारा लॉस होता है एसी में, एज कम्पेयर टू एसी। एसी में हमारा बहुत लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम होता है, एनर्जी पावर को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसमिट करने में। ठीक है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन इज लो। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस तक इसे लेके जाया जा सकता है। इन इंडिया द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज 50 हर्ट्ज। इट मींस आफ्टर एवरी 100 सेकेंड इट चेंज इट्स डायरेक्शन। अब देखो, वन साइकिल जब हमारा कंप्लीट करता है अल्टरनेटिंग करेंट, तो बोलते हैं कि इसने वन साइकिल में, ये फर्स्ट डायरेक्शन था, वो डायरेक्शन चेंज किया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन वन सेकेंड। सो मान लीजिए अगर ये नंबर ऑफ ऑसिलेशन एन टाइम्स है, एन टाइम्स ऑसिलेशन है इन वन सेकेंड, सो चेंज इन डायरेक्शन कितना हो जाएगा? चेंज इन डायरेक्शन हम लोग बोलेंगे, चेंज इन डायरेक्शन इज इक्वल टू 2n, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और एवरी, तो वन साइकिल में कितना लग रहा है? n टाइम्स इन वन सेकेंड, देन 1/n, 1/n सेकेंड, यस 1/n सेकेंड लगेगा वन टाइम के लिए, फॉर वन टाइम्स के लिए हमारा एवरी 1/100 सेकेंड इट चेंज इट्स डायरेक्शन। मीन्स कब डायरेक्शन चेंज करेगा? तो फर्स्ट हाफ साइकिल के बाद ये डायरेक्शन अपना चेंज करेगा। तो टोटल 100 टाइम्स वो डायरेक्शन चेंज करता है वन सेकेंड में। ठीक है, तो वन टाइम चेंज करने में, 100 टाइम्स चेंज करने में इसे वन सेकेंड लग रहा है अपने डायरेक्शन को। सो वन टाइम जब ये चेंज करेगा अपना डायरेक्शन को, तो ये तो 1/100 सेकेंड लगेगा ही ना, यूनिटरी मेथड से। ठीक है, सो ये था आपका अल्टरनेटिंग करंट। और भी बहुत सारे एडवांटेज हैं, जैसे कि आपको अगर होम अप्लायंस में देखोगे तो आप प्लग देखते हो, प्लग में आपका जो 2 पिंस होते हैं, 3 पिंस भी होते हैं, 2 पिंस भी होते हैं, जिसमें आपको कनेक्ट करने के लिए आपको पॉजिटिव नेगेटिव देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप किसी भी वे में कनेक्ट करोगे तो पोलैरिटी चेंज हो रही है, पॉजिटिव नेगेटिव उसे अल्टरनेटली मिल ही जाएगा। ठीक है, तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया कि इंडिया में हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो 50 टाइम्स ऑसिलेट होता है, 50 साइकिल कंप्लीट करता है एक सेकेंड में। यानी कि वो कितना बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है? वो 100 टाइम्स डायरेक्शन चेंज कर रहा है एक सेकेंड में। ठीक है, अगर हम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट भी घर वालों बात होगी कि हाँ, घर में जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई होती है वो कैसी है। तो हम लोग पावर में हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर, क्या बोलेंगे हम लोग इसे? इलेक्ट्रिक पावर सप्लाइड इज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू 220 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। और ये 220 कौन सा है? 220 वोल्ट AC है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और डायरेक्शन में चेंज वेरिएशन वो सिर्फ
अल्टरनेटिंग करंट में होता है और फ्रीक्वेंसी इसलिए उसी के पास होगा, तो ये पोटेंशियल भी अल्टरनेटिंग करंट का है। ठीक है, एसी वोल्टेज बोलते हैं इसे। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 वायर्स, एक लाइव वायर हो गया, एक न्यूट्रल वायर हो गया, एक अर्थ वायर हो गया। 3 डिफरेंट वायर्स कंसिडर करता है। लाइव वायर इज एट हाई पोटेंशियल ऑफ 220 वोल्ट। जो लाइव वायर होगा उसमें हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल होगा, दैट इज 220 वोल्ट। ठीक है, जो रेड कलर से इंसुलेटेड होगा, रेड। ओके, मेन लाइन भी इसे हम लोग बोलते हैं, जो पॉजिटिव हम लोग कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट है आपका ब्लैक इंसुलेटेड कवर, जिसे न्यूट्रल वायर बोलते हैं, जिसको हम लोग नेगेटिव कंसीडर करते हैं। न्यूट्रल वायर इज एट 0 पोटेंशियल। न्यूट्रल वायर में टोटल पोटेंशियल 0 होता है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इज 220 वोल्ट। मींस मेन लाइन और न्यूट्रल वायर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो 220 वोल्ट ही आएगा, क्योंकि एक 0 है, दूसरा 220 वोल्ट है। ठीक है, वायर विथ ग्रीन इंसुलेशन कवर, ग्रीन इंसुलेशन में अर्थ वायर करेंगे। इट इज कनेक्टेड टू अ कॉपर प्लेट डीप इन द अर्थ नियर हाउस। द मेटेलिक बॉडी ऑफ द अप्लायंस इज कनेक्टेड विद द अर्थ वायर एज अ सेफ्टी मेजर। क्या होता है कि जब हमारा कुछ सपोज कुछ अमाउंट ऑफ लीकेज करंट फ्लो कर गया, क्या होगा? मान लीजिए कोई कोई एक मशीन हम लोग ले रहे हैं जो कि हम आपका, या फ्रीज है एक जो आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है। ठीक है, अब इसमें से कोई एक वायर इसके मेटल बॉडी पे टच कर जाए तो पूरे बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने के चांसेस होंगे। ठीक है, जो फॉल्ट करंट हो जाता है। सो हम लोग क्या करते हैं कि एक वायर इस बॉडी में अटैच करते हैं, वायर इस बॉडी में अटैच करते हैं और उसे हम लोग फिर अर्थिंग करते हैं, मीन्स ग्राउंड कर देते हैं। जिससे क्या होगा कि जितने भी फॉल्ट करंट आएंगे वो सारे के सारे मूव करके ग्राउंड में चले जाएंगे। ठीक है, जिससे बॉडी जो है हमेशा न्यूट्रलाइज रहेगा और कोई भी पर्सन इसे टच करेगा तो उसे शॉक नहीं लगेगा। समझे? तो ये था आपका 3 वायर। नेक्स्ट पार्ट अगर हम लोग देखें कुछ कंपोनेंट्स में, तो देखो यहाँ अर्थ वायर प्रोवाइड अ लो रेजिस्टेंस। अर्थ वायर क्या प्रोवाइड कर रहा है? वेरी लो रेजिस्टेंस टू करंट, हेंस एनी लीकेज ऑफ करंट टू द मेटेलिक बॉडी, जैसा हम लोग बोले, ऑफ द अप्लायंस। ठीक है, ये सेव करता है, सेव फ्रॉम सेवर इलेक्ट्रिक शॉक्स। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड इन डोमेस्टिक सर्किट में, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपका ग्रीन कलर में आपका है अर्थ वायर, जो किसी भी बॉडी, देखो यहाँ प्लग में कनेक्ट है। ठीक है, रेड वायर अगर हम लोग लेते हैं तो वो लाइव वायर है और उसे मीटर से होकर इलेक्ट्रिसिटी, मीटर से पास होकर के ही जाना होगा। ठीक है, और उससे पहले, मीटर से पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लगाते हैं, देखो फ्यूज के लिए, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूज पे। फिर मीटर से पास होकर के फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे जाता है, जहां से ये हर एक रूम में सिंगल सिंगल डिस्ट्रीब्यूट होते जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आगे फिर इसे पैरेलली आप जितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ये पॉजिटिव आया है अभी। ठीक है, अभी न्यूट्रल आएगा। न्यूट्रल को बोला गया यहाँ पर ब्लैक कलर से है। ठीक है, फिलहाल मैं व्हाइट कलर ले रहा हूँ न्यूट्रल के लिए। तो ये भी आपका फ्यूज और मीटर से होकर के यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से सारे पैरेलल फॉर्म में सभी प्लग में दे दिया गया। अब वहां से आपका आगे जिस तरह से आप यूज कर सकते हो। सो each appliance has a separate switch off on off। सभी अप्लायंस का सिंगल सिंगल स्विच ऑन ऑफ करने के लिए होगा। In order to provide equal potential difference to each appliance, they should be connected पैरेलल टू ईच अदर। ऑब्वियसली पैरेलल में हम लोग क्या बोले थे, पैरेलल में जब हम लोग करंट करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप लोग पढ़े होंगे कि पैरेलल में अगर हम लोग रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो R1 R2 R3 सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। ठीक है, सो सेम, इसलिए यहाँ पर पोटेंशियल मेंटेन करने के लिए सभी डिफरेंट डिफरेंट अप्लायंस में हम लोग पैरेलल कनेक्शन दे देते हैं।
ठीक है, सभी के लिए अलग अलग, सो दैट दे कैन बी ऑपरेटेड एट एनी टाइम। तो एक बार में हम लोग एक को यूज करते हैं, आप किसी किसी को भी आप सिंगल यूज कर सकते हैं एट ए टाइम और एट एनी टाइम। ओके, ना शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, देखो अगर हमारे पास दो डिफरेंट वायर है, ठीक है, जिसमें करंट I1 जा रहा होगा, इसमें करंट I2 जा रहा होगा, दोनों के बीच में हम लोग एक एक पॉइंट ले लेते हैं, तो इस पॉइंट पे इसका अपना पोटेंशियल होगा ए, वी ए, ये बी पॉइंट है तो यहाँ पे अलग पोटेंशियल होगा वी बी। अगर आपने इन दोनों पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस निकाला और अगर दोनों पोटेंशियल सेम हो गया, मान लीजिए दोनों पोटेंशियल सेम हुआ या फिर पोटेंशियल डिफरेंस है मान लो, ठीक है, और एक वायर को अगर हम लोग दोनों के बीच में रखते हैं जिसकी रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली जीरो है, रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली जीरो है, ठीक है, बहुत लेस अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस है, तो क्या होगा, अब वी ए माइनस वी बी तो जीरो है नहीं, नॉट इक्वल टू जीरो है, मीन्स V इज इक्वल टू आई आर से करंट I तो फ्लो करेगा, I इज इक्वल टू V बाई आर से। हाँ, पोटेंशियल जीरो है नहीं तो करंट जीरो हो नहीं सकता। अब रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली जीरो है, V बाई जीरो, तो करंट कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली इंफिनिटी, समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इंफिनिटी, तो करंट की वैल्यू बहुत रैपिडली हाई हो जाएगी, इतना हाई करंट होगा कि सारी चीजें सर्किट में जितना भी वायर्स हैं वो ड्यू टू हाई करंट हीटिंग इफेक्ट वहां पे होने लगेगा और चीजें सारे मेल्ट होने लगेंगे, ठीक है, तो इसे हम लोग शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। ड्यू टू फॉल्ट अप्लायंसेस, कभी कभार अप्लायंसेस में भी कुछ फॉल्ट आ जाता है, यही फॉल्ट आता है कि दो वायर है और दोनों कनेक्ट कर गया आपस में, सो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा तो भी आपका करंट इंफिनिटी फ्लो करने लगेगा। और डैमेज इन द इंसुलेशन ऑफ टू वायर्स, द सर्किट विल ऑफर जीरो और नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, सर्किट क्या करेगा, जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, जिस वजह से क्या होगा, टू दी फ्लो ऑफ करंट, ड्यू टू लो रेजिस्टेंस लार्ज अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, हीट इज प्रोड्यूस्ड इन लाइव वायर एंड प्रोड्यूसेस स्पार्क डैमेजिंग द डिवाइस एंड वायरिंग। ओके, नेक्स्ट है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग कैन बी कॉज्ड बाय कनेक्टिंग टू मेनी अप्लायंसेस टू द सिंगल सॉकेट, जैसे आप लोग देखो घर में अगर आप बैटरी यूज करते हो, जो हम लोग इन्वर्टर आज के डेट में बोलते हैं, वो इन्वर्टर आपका एक टाइम पे आकर के सडनली ट्रिप कर जाता है, जिसमें एक ब्लिंक पॉइंट भी दिया होता है जिसे बोला जाता है ओवरलोडिंग, क्यों, क्योंकि उसकी कैपेसिटी है जितना अमाउंट ऑफ पोटेंशियल प्रोवाइड करने की ठीक है, और करंट ड्रॉन करने की, वो आपका लिमिट से क्रॉस कर जाने से ओवरलोडिंग हो जाता है। इसमें बोला गया है कि जब आपने बहुत सारे पावर के अकॉर्डिंग भी हम लोग देखते हैं कि जितना पावर, सपोज 100 वाट का आपका सप्लाई है आपका इन्वर्टर के थ्रू और आपने 150 वाट का अप्लायंस यूज किया, सपोज 3 बल्ब जग रहा है, 50-50 वाट का 3 बल्ब और उसकी कैपेसिटी 100 वाट की है, तो फिर वो ओवरलोडिंग में शो करने लगेगा, उस केस में फिर सर्किट में करंट, आज के डेट में हम लोग सेफ्टी डिवाइस यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली कट कर जाता है सर्किट। यहाँ क्या लिखा गया, यहाँ लिखा गया ओवरलोडिंग कैन बी कॉज्ड बाय वन कनेक्टिंग टू मेनी अप्लायंस टू दी सिंगल सॉकेट, फर्स्ट था बहुत सारे अप्लायंस कनेक्ट, सेकंड एक्सीडेंटल राइज इन सप्लाई वोल्टेज इफ द टोटल करंट ड्रॉन बाय द appliance at a particular time exceed the bearing capacity of that wire। कभी कभार क्या होता है, सर्किट अप्लायंस में कुछ ऐसा डिफेक्ट कर गया जिस वजह से बहुत हाई करंट फ्लो करेगा, तो भी सर्किट में ओवरलोडिंग, कैपेसिटी से ज्यादा आपका करंट यहाँ फ्लो करने लगेगा, तो उसको भी हम लोग ओवरलोडिंग बोलते हैं। इट विल गेट हीटेड अप, दिस इज नोन एज ओवरलोडिंग। फ्यूज, अ सेफ्टी डिवाइस कैन प्रिवेंट द सर्किट फ्रॉम ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट। ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट को सेव करने के लिए हम लोग फ्यूज यूज करते हैं। फ्यूज क्या है, तो हम लोग अगर देखें
फ्यूज क्या होता है, देखो फ्यूज की बात करें तो ये एक मेन वायर में, लाइव वायर में इसे कनेक्ट किया जाए, ऐसे स्मॉल अमाउंट ऑफ लेस मेल्टिंग, ये हम लोग फ्यूज वायर इसको बोल देते हैं, फ्यूज वायर। ठीक है, अब ये फ्यूज वायर जब हम लोग किसी सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा, जब हाई अमाउंट ऑफ करंट पास करेगा इस फ्यूज वायर से, सो ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ये वायर मेल्ट कर जाएगा और आगे करंट की सप्लाई कट हो जाएगी। ठीक है, तो फ्यूज एक ऐसा मटेरियल इसके बीच में हम लोग लगाते हैं, फ्यूज वायर, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट लो हो, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ करंट पास तक वो कैपेसिटी पास कर अलाउ करता है, उससे ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट जब फ्लो करेगा तो ये फ्यूज वायर मेल्ट करके सर्किट को कट कर देता है और आगे किसी भी चीजों को डैमेज होने के चांसेस नहीं होते हैं, तो ये सेफ्टी पर्पस पे यूज करते हैं। ठीक है, आज के डेट में फ्यूज बहुत सारे हैं, एक मैनिएचर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं हम लोग, एमसीबी। ठीक है, और एक पोर्सिलेन फ्यूज होता है जो, जिसे हम लोग बोलते हैं चीनी मिट्टी के जैसे का बना हुआ है। ओके, जिसमें हम लोग 2 पॉइंट्स इस तरह के रखते हैं और इनके बीच में एक फ्यूज वायर करते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू, बाय बाय।